नमस्कार साथियों। आज चर्चा बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के पाठ्यक्रम पर केंद्रित रहेगी। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें मुख्यतः 3 यूनिट दिए गए हैं। यूनिट फर्स्ट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उस पर केंद्रित रहेगी। यूनिट सेकंड द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट अर्थात भारत में संघ एवं राज्य के अंदर जो सरकार है उसके अंदर मुख्यतः कार्यपालिका, उसके बाद में विधायिका और साथ ही न्यायालय के बारे में चर्चा रहेगी। उसके बाद यूनिट थर्ड जो कि डायनेमिक्स अर्थात हमारी राज्य व्यवस्था के वो व्यवहारिक पक्ष या वो गतिशील पक्ष जो कि हमारी व्यवस्था को जीवित रखता है, बदलते परिवेश के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है या यूं कहा जाए कि उसमें गत्यात्मकता प्रदान करता है। वो तत्व जो भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिशील बनाते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। इकाई प्रथम जो कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। इसमें हम 2 तरह के जो तत्व हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख धाराएं अर्थात 200 वर्षों की गुलामी के बाद देश में स्वाधीनता के आंदोलन चला था, उस आंदोलन का हम अध्ययन की दृष्टि से उसको कई भागों में विभाजित करते हैं, जैसे उदारवादी, अतिवादी, गांधीवादी तथा क्रांतिकारी। इन 4 जो धाराएं हैं मुख्य रूप से इनका पाठ्यक्रम में अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान ही भारतीय संविधान के विकास के लिए या यूं कहा जाए कि भारत में संवैधानिक विकास के रूप में जो एक्ट या अधिनियम पारित किए गए थे उनमें आपको मुख्यतः इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 और इस अधिनियम में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि द्वैध शासन या दोहरे शासन के विशेष संदर्भ में आपको 1919 के अधिनियम का अध्ययन करना है। उसके बाद भारतीय शासन अधिनियम अर्थात इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 और उस 35 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ आपको प्रांतीय स्वायत्तता जो कि इस अधिनियम की सबसे विलक्षण या महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसके विशेष संदर्भ में इन 3 अधिनियम का विशेष तौर से आपको अध्ययन करना है। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान निर्मात्री सभा बनाई जाती है उस सभा का उद्भव कैसे हुआ, उसके बाद में उसकी संरचना अर्थात संगठन कैसा था और उसके कार्य करने के या कार्य संचालन का प्रारूप कैसा था, इन 3 तत्वों का विशेष रूप से संविधान निर्मात्री सभा में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और उसके बाद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अर्थात संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में जो संविधान में बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसका अध्ययन करना है। फिर विचारधारात्मक तत्व है जिसमें हम संविधान के दार्शनिक आधार भी कहते हैं इन्हें, जैसे उद्देशिका अर्थात संविधान की प्रस्तावना, फिर मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य एवं पंथ निरपेक्षता, ये विचारधारात्मक तत्व है और इन तत्वों का हमें इकाई प्रथम में अध्ययन करना है। इकाई द्वितीय जो कि संघ एवं राज्य सरकार से संबंधित है। ध्यान देना साथियों, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था न केवल संघ में अर्थात केंद्र में अपितु राज्यों के अंदर भी इसी संसदीय प्रतिरूप को अपनाया गया है। संघीय सरकार में मुख्यतः कार्यपालिका और कार्यपालिका में सर्वोच्च जो अधिकारी है वो हमारा राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, साथ ही उसकी पद की स्थिति कैसी है एवं शक्तियां तथा कार्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद संघीय मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री इन दोनों की पद स्थिति तथा भारतीय राज्य व्यवस्था में इनकी भूमिका का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद केंद्र में या संघ में जो विधायिका है उसे हम संसद कहते हैं। संसद जो कि मुख्यतः कानून निर्माण करने वाला निकाय है, इसके 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। इन दोनों का
संगठन अर्थात गठन कैसे किया जाता है, इनकी शक्तियाँ क्या है तथा कार्य संचालन का तरीका क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और तत्पश्चात दोनों सदनों के बीच संबंधों के प्रतिमान अर्थात मॉडल, विश्व के विभिन्न जो द्विसदनात्मक विधायिकाएं हैं उनमें जो दोनों सदनों में पारस्परिक संबंध होता है, उसी रूप में हम भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच में कैसे संबंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, हमारे न्यायपालिका जो है उसके एकीकृत रूप को हमने अपनाया है और साथ ही संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुकूल न्यायपालिका को स्वतंत्रता तथा संविधान की व्याख्याकार के रूप में भी माना गया है। अतः सर्वोच्च न्यायालय का संगठन तथा क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन तथा न्यायिक सक्रियता जो इसके क्षेत्राधिकार के महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद में संसद तथा उच्चतम न्यायालय के बीच सर्वोच्चता का द्वंद्व अर्थात हमारे कानून बनाने का कार्य संसद करती है और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण की भूमिका दी गई है। अतः कई बार शासन के इन दो अंगों में टकराव की स्थिति भी पैदा हुई है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद राज्यों के अंदर संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल और राज्यपाल की पदस्थिति तथा राज्य व्यवस्था के अंदर उसकी भूमिका। उसके बाद राज्य में वास्तविक कार्यपालिका, मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री, उनकी पदस्थिति एवं राज्य व्यवस्था में भूमिका का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद राज्य की विधायिका जो कि कानून निर्माण का कार्य करती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। अंतिम बिंदु, चूंकि भारत संसदीय शासन व्यवस्था के साथ ही शक्ति विभाजन यानी पावर ऑफ सेपरेशन के आधार पर एक संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। संघीय शासन व्यवस्था की प्रकृति अर्थात स्वरूप कैसा है, इसकी क्यों भारत में आवश्यकता पड़ी और केंद्र राज्यों के बीच में संबंध, तनाव के क्षेत्र एवं साथ ही राज्यों की स्वायत्तता की मांग को लेकर के जो भारत में विभिन्न जो आंदोलन भी हुए थे, इन सब का अध्ययन हम संघीय व्यवस्था के अंदर करेंगे। यूनिट 3 जो कि इंडियन पॉलिटिकल डायनेमिक अर्थात गत्यात्मक जो पक्ष होता है, जो हमारी व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करते हैं, उसके स्वरूप को प्रभावित करते हैं, ऐसे तत्वों का अध्ययन हम इकाई तृतीय में करेंगे, जिसमें मुख्यतः दलीय व्यवस्था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज में नेशनल एवं स्टेट लेवल की अर्थात रीजनल जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र के स्वरूप को अपनाया है हमने और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अतः उस चुनाव के लिए हमने चुनाव आयोग का गठन 1950 में किया। उस चुनाव आयोग का स्वरूप कैसा है, उसकी कार्य क्या है, उसके बाद में जो अभी तक जो चुनाव हमारे भारत में जैसे 17वीं लोकसभा के हो गए, राजस्थान में 15 विधानसभा के हो गए, उन चुनाव में अनेक समस्याएं उभर कर सामने आई है। हमारी चुनावी पद्धति में अनेक दोष है, उन दोष का उनमें सुधार के लिए क्या प्रयास किया जाए उसके बारे में, और साथ ही मतदान व्यवहार मीन्स कोई व्यक्ति अमुक दल व्यक्ति को मत क्यों देता है, उसका व्यवहार किस तरह उसके प्रति आकर्षित होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और मुख्य रूप से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के विशेष संदर्भ में मतदान व्यवहार का अध्ययन हमें करना है। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्व है, यानी ऐसे तत्व हैं जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, जिसमें आर्थिक, समाजशास्त्रीय एवं राजनीतिक 3 प्रकार के तत्व निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक में वर्ग तथा गरीबी अर्थात क्लास एवं जो 2 ऐसे तत्व हैं जो हमारी व्यवस्था के स्वरूप को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उसके स्वरूप को निर्धारित करते हैं। उसके बाद समाजशास्त्रीय तत्वों में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग एवं आतंकवाद कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारी व्यवस्था की गतिशीलता को बनाए रखते हैं, उसके प्रकृति या स्वरूप को प्रभावित करते हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल फैक्टर है उनमें मुख्यतः पॉलिटिकल पार्टीज एवं प्रेशर ग्रुप,
तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, इसकी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रोल होता है, उसके बाद में फ्रेशर जो ग्रुप है ये क्या होते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में किस प्रकार के फ्रेशर ग्रुप है या दबाव समूह है और इनकी कार्य प्रणाली कैसी है, क्या इनके अंदर दोष है, इन सब का अध्ययन हम इस विषय के अंदर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।